ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन और बीजेपी में उभरता हुआ मुस्लिम चेहरा सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब, बात की शुरुआत करेंगे। सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं अपने। इन 2 सालों में तमाम बातें हो रही हैं, तमाम मिनिस्टर्स के ज़रिए तमाम दावे भी हो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात तो हुई, लेकिन आपसे हम खुसूसी तौर से बात करना चाहेंगे कि इन 2 सालों में आपकी नज़र में या बीजेपी की नज़र में मुसलमान को क्या हासिल हुआ, माइनॉरिटीज़ को क्या हासिल हुआ? 2-3 बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ख़ास बातें हैं जिनका ध्यान मेरे ख़्याल से हम सभी लोगों को होना चाहिए, ख़ास के मुस्लिम तबका को साथ-साथ। जी। वो ये है कि देखिए, पिछले 67 सालों में अगर आप देखें, जब यूपीए की सरकार या कांग्रेस की सरकार रही, तो मुस्लिम कहीं न कहीं एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया और उसको जब वोट उनका ले लिया गया तो उन्हें एक तरह से एक आइसोलेशन में छोड़ दिया गया। इसलिए कि उनकी जो एक एक तरक्की होनी चाहिए कम्युनिटी की, वो बिल्कुल नहीं हुई। आप देखिए, एजुकेशन के मामले में वो उनका सतर जो है उसका जो है गिरा है। अगर आप किसी स्टैंडर्ड से देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए, तो उनकी कम हुई है। या माली एतबार से देखिए, जानी एतबार से देखिए, उनके दुनियावी एतबार से किसी किसी भी पैरामीटर्स में देखें तो मुस्लिम का एक जो स्टैंडर्ड था 47 में, उसके बाद से धीरे-धीरे गिरता ही गया है। तो हमारी हमारी जो एक सोसाइटी में एक जो इज़्ज़त थी वो कम हुई है और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदार अगर आप ठहराएँ तो जो कौमी हुकूमत जो है वो रही है पुरानी, उसको उनको ही आप ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि मुस्लिम नौजवान वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। इन 2 सालों में, 2 साल बीजेपी की एनडीए की सरकार रही। जी। इन 2 सालों में जो आप बात कर रहे हैं कि गुज़श्ता 67 सालों में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हुआ, उनके हर सतह पर वो नीचे चले गए, इसका इज़ाला 2 साल में हुकूमत ने कैसे किया? तो देखिए, 2 सालों में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो अब ये देखना है कि मुस्लिम समाज किन-किन चीज़ों से जूझ रही थी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आज मुस्लिम समाज में आप जाइए तो लोगों के पास एजुकेशन से ज़्यादा उनकी अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी के बारे में है। उनके बच्चों के, अगर वो नौजवान बच्चे हैं तो कहीं वो किसी चीज़ में फँस ना जाए, वो एक तरह का बड़ा कंसर्न पेरेंट्स को जी। रहता था। तो आप देखिए, पिछले 2 सालों में हमारी सरकार ने 3-4 चीज़ें अच्छी की है। एक तो जो मुद्रा स्कीम हमारी आई, मुद्रा स्कीम के अंदर कई नौजवानों को, मुस्लिम नौजवान और औरतों, ख़ास के महिलाओं को लोन दिया, जो कि ये लोन जिससे वो अपने आप में एक तो जो सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं और आप जितनी बड़ी तादाद में इस बार मुस्लिम महिला और यूथ को जो लोन मिला है, शायद पहले कभी नहीं मिला हो। दूसरी बात, अगर आप ये तो लोन की बात आप कर रहे हैं, उससे हमें याद आया, लोन का प्रोविज़न होना और लोन मिलना, दोनों में फ़र्क है। लोन मिलने का सिस्टम जो है, जो प्रोसीजर है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो आप मुद्रा स्कीम की बात कर रहे हैं, दूसरी बात हम करेंगे कि वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से जो नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसकी जानिब से भी लोन दिया जाता है। मैं ज़ाती तौर पर ये आपको तजर्बा बता रहा हूँ। मैंने एक सहाफ़ी के तौर पर कोशिश की थी कि लोगों को लोन कैसे मिलता है, कैसे हासिल करते हैं। तो मैंने ख़ुद एक आम जिसको कहते हैं ज़रूरतमंद बनकर उसकी कोशिश की। ये मेरे बस का नहीं था लोन हासिल करना, ये कब इतना की बात है? कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। मैं गुज़श्ता 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये फीडबैक भी इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री, उनका एक बहुत बड़ी कोशिश ये है कि जो एक आम इंसान अगर स्ट्रगल करता है किसी चीज़ के हासिल करने के लिए जो उसके लिए सरकार ने दी है, तो उसको कहीं न कहीं सिम्प्लीफाई करना चाहिए। अगर आप देखें, जैसे सेल्फ सर्टिफ़िकेशन, एक आम आदमी स्ट्रगल करता था, किसी आईएएस ऑफ़िसर के पास जाना है, किसी बीडीओ के पास जाना है, किसी कमिश्नर के पास जाना है, सर्टिफ़िकेट अपने, उनको उनको ख़त्म कर दिया हमारी सरकार ने, सेल्फ सर्टिफ़िकेशन कर दिया। उसी तरह हर जगह पर जहाँ सिम्प्लिफ़िकेशन की ज़रूरत है, अगर ये आपका फ़ीडबैक है, तो हम आपको वादा करते हैं कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है अपने कौम के लिए, नजमा हेपतुल्ला जी के लीडरशिप में और नकवी जी के सदारत में, वो अगर ऐसी कुछ भी बात है तो उसको वहाँ तक ले जाऊँगा और ज़रूर सिम्प्लीफाई करूँगा, ताकि एक आम इंसान जो वहाँ से लोन लेना चाहता उसको स्ट्रगल ना करना पड़े। और इसके देखिए एक ख़ास बात,
मुद्रा स्कीम में अगर आप देखिए या जनधन योजना में देखिए, जो हमारी स्कीम जो पहली बार ऐसी स्कीम आई है, और ये बिल्कुल ब्रेन चाइल्ड है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो उसमें कितने मुस्लिम जुड़े जो आज तक वो बैंकिंग सेक्टर से ही अलग थे। तो मेन स्ट्रीम से जब आप अलग रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नुकसान तो होता ही है, और वो शायद जो है हमारे कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए कि हमारे कम्युनिटी में एजुकेशन की भी कमी थी। लेकिन पिछले 2 सालों में हमारे सरकार ने कुछ ऐसे स्कीम लाए, जैसे जनधन योजना, जिसमें कि बहुत सारे मुसलमानों को जुड़े, अपने आप ही जुड़े उसमें। ये उसके बाद औरतों के लिए खास के उज्ज्वल स्कीम जो आई है, उसमें जो गैस कनेक्शन दिया, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के महिला, सारी महिलाओं को, जो भी महिलाएं जो आज तक 5 करोड़ देना, हमें जो लोगों ने गिव अप किया है सब्सिडी, और उसका बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो एक आम इंसान, जो एक आम महिला जो आज तक वो लकड़ी से जलाती थी अपने चूल्हों को, या किसी और तरह से इकट्ठा करके ईंधन उसको जलाती थी, अपना खाना बनाती थी, उसको गैस फ्री कनेक्शन मिलेगा। उससे पूरा ब्रेन चाइल्ड है, और इसमें बहुत जी सारी जी मुस्लिम महिला इसमें जो है बेनिफिशियरी है। जी। लेकिन ये चूँकि आम तौर पर ये एक अमूमी जिसको कहें कि स्कीम है, जिससे बाकी दूसरे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी, जो अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। ख़ुसूसी तौर से मेरा जो इसरार है वो मैं आपको कि जो अक़लियती उमूर की वजारत के तहत या अक़लियतों के लिए जो स्कीम्स हैं उसको हासिल करना, उसके ज़रिए लोन हासिल करना या उसके ज़रिए बेनिफिट हासिल करना, वाकई बहुत पेचीदा मरहला है, वो मसला है। देखिए, हो सकता है कि कुछ कभी आपको दिक्कत आई हो, और मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि सारे इस तरह के, आप सही कह रहे हैं, ये सारा कुछ बनाया हुआ है यूपीए सरकार का, और उसको हम लोग चेंज करते, धीरे-धीरे सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ताकि उस वक़्त ऐसा ही बनाया गया था, ताकि किसी को किसी मुस्लिम मिनिस्ट्री में एक एक ये तो छोटा खोज। सा मैं एग्जाम्पल दूंगा जी, आपको बिल्कुल। कि नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत अगर किसी को भी, किसी एक आम शख्स को लोन चाहिए, तो उसको जो प्रोविज़न है कि उसको 3 सरकारी मुलाजिम जो हैं, जो परमानेंट जॉब में हैं, उनकी तरफ से गारंटी चाहिए। एक शख्स जो रिक्शा चलाता है, एक शख्स जो छोटी सी पान की दुकान या चाय की दुकान खोलना चाहता है, कहाँ से वो 3 सरकारी ओहदेदारान की ज़मानत ला आप पाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसलिए मुद्रा स्कीम में अगर आप देखिए, बेनिफिशियरीज जो अक़लियती माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में। इसकी वजह है कि वहाँ कोई गारंटी नहीं चाहिए, और इस तरह का कुछ भी जो आपको रिक्वायरमेंट पहले होया करती थी, उसको प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक आम इंसान पूरी नहीं कर सकता है, तो ये भी वो चेंज ज़रूर ये होगी। मेरी गुजारिश भी है आपसे और नहीं, सरकार से बिल्कुल कि होगी। इस तरह के जो पेचीदा मरहले हैं और पेचीदा शिक हैं उसमें, उसको ख़त्म करके इसको आसान बनाया जाए, ताकि लोग कम से कम जो दावा है सरकार का उस मुताबिक हासिल कर पाएँ, क्योंकि जो बिल्कुल दावा उसमें है उस मुताबिक लोग बेनिफिशियरी नहीं है। ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे पर भी बता रहा हूँ, और आपको अगर उसका डेटा भी देखें आप, तो उससे आपको नहीं, अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका ये फीडबैक है, तो मैं आपको बिल्कुल इस बात के तस्दीक कराऊँगा कि एक आम इंसान ज़रूर वो हासिल कर पाएगा, और उसके लिए जो भी सिम्प्लिफिकेशन की ज़रूरत है, मैं खुद से आपको वादा करता हूँ कि जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, वहाँ तक ले जाऊँगा, और इसको चूँकि एक बैंकर रहा हुआ हूँ, और मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि इस जी चीज़ जी की किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ सिम्प्लीफाई करना चाहिए। मैं खुद लगकर इसको जी, मैं इम्प्लीमेंट उम्मीद करूँगा। करता हूं कि हमारी इस अपील के बाद सरकार की आंख भी खुलेगी, और जो अक़लियती कम्युनिटी के लोग हैं उनको फ़ायदा भी होगा। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम सैयद ज़फ़र इस्लाम से बात करेंगे कि कम्युनिटी के अंदर, अक़लियतों के अंदर जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, उसको दूर करने के लिए 2 साल के दौरान सरकार ने क्या किया है। फ़ौरन हाज़िर होते हैं। ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। आज हमारी बातचीत हो रही है बीजेपी के तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन और बीजेपी में उभरता हुआ मुस्लिम चेहरा सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब से। सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब, एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है मुसलमानों के दरमियान, मुसलमान तरक्की नहीं कर पाता है, उसकी वजह एक पता है जो बुनियादी है, या एजुकेशन में माशी तौर पर जो पीछे है, उसकी वजह है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जो सबसे और उसी की वजह से वो घेटवाइजेशन की तरफ चला जा रहा है।
इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को मुसलमानों के दरमियान दूर करने के लिए इन 2 सालों में एनडीए की हुकूमत ने क्या किया है? बड़े अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है और शायद मैं इसको बड़े तफसील से बताना चाहूँगा कि देखिए आप खुद एक सहाफ़ी रहे हैं और आपको सारी जानकारी होगी, आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा कि आप उस चीज़ को रिवैलिडेट कर सकते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी और उस वक़्त आपने कई ऐसी बातें सुनेंगी और मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ यहाँ पर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग मिसाल के तौर पर आपको मालूम होगा कि लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था अलग-अलग इसमें टेररिज़्म के इसमें। लेकिन आप देखिए पिछले 2 सालों में हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके बेसिस पे हमने अभी आप पिछले देखिए, पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ 14 हमारी सरकार ने 14 लोगों को हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ की और पूछताछ के बाद उसे उसमें से 11 को छोड़ दिया। ऐसा कभी हिस्टोरिकली नहीं हुआ। तो वो आप देखिए, आपको पकड़ लिया, अंदर जेल में डाल दिया यूपीए की सरकार के टाइम, और उसके बाद आपको अगर छूटना है तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, चाहे 10 साल लगे या 20 साल लगे, उस वक़्त तक दुनिया चेंज हो जाती थी। एक नौजवान एक अधेड़ उम्र के तक के उसमें पहुँच जाता था और उस वक़्त उसके लिए दुनिया बिल्कुल तारीकी के से ज़्यादा कुछ नहीं रहती थी। लेकिन आज देखिए, आप आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने सेट किया कि 14 नौजवानों को हिरासत में लिया लिया गया था। उसमें से 11 को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, सिर्फ़ पूछताछ इसलिए, और ये 14 ही जो थे, उनके बारे में इंटेलिजेंस का इन्फॉर्मेशन थी, उनके फ़ेसबुक से लेके, उनके बहुत सारी चीज़ों से फ़ोन से लेके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिससे सरकार को पूछनी चाहिए। तो ये अ, एक एक स एक मैं जी। मैं आपके चैनल के द्वारा के माध्यम से मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के मामले को लेके यूपीए सरकार ने मुस्लिमों को बहुत जुल्म किया है। हमारी सरकार बिल्कुल उससे हट के सबका साथ, सबका विकास, इसलिए कि हमारी आइडियोलॉजी है जो जी, बीजेपी जी। की, उसमें उस आइडियोलॉजी को अगर एक स्लोगन दिया जाए, तो उसी स्लोगन का मतलब है सबका साथ, सबका विकास। इसलिए हमारी सरकार उस पे बिलीव करती है और साथ-साथ लेके चलना चाहती है और एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहती है कि देखिए, ये 3 लोग जो हैं, उनके बारे में सारे वो कोर्ट में भी नहीं, छुट्टी पे हैं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मुसलमानों में सिर्फ मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी से नहीं आई नहीं, है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाह मेरा रहा था। एक सवाल ये है हाँ, कि एक हम और इसकी मिसाल देंगे। अब जैसे दादरी में अखलाक का मामला आया, उसको जिस तरह से लिंच कर दिया गया, उस तरह के वाक़यात भी अक़लियतों के दरमियान सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। बिल्कुल, अ, मैं आपको इस और बात जिसकी वजह से मुसलमान जो है घेटवाइजेशन की तरफ जाता है। मैं आपको 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ इसमें, और ये पार्टी की तरफ से उनका कौमी तर्जुमान होने की वजह से कहना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये कि देखिए, अगर आप कम्युनल राइट्स से मुस्लिम बहुत जूझता रहता था, तो आप कम्युनल राइट्स में 86% की कमी हुई है। तो आप जितने बड़े कम्युनल राइट्स हैं वो कांग्रेस ने कराया, ख़ास कर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो अपने अपने मफाद के लिए कि मुस्लिम एक कोने में हो जाए और उसको उसका वोट हम किसी तरह उसको डरा धमका के ले लें। अब देखिए 86% कमी आई है कम्युनल राइट्स में, और बहुत इक्का-दुक्का जो छोटे-मोटे राइट्स हुए हैं, उस पे भी सरकार की नज़र है कि वो राइट्स कम है और मुस्लिम कभी भी ऐसा ना फ़ील करे, अपने देश में उसको ऐसा डर का माहौल महसूस ना हो, इसके लिए सरकार बिल्कुल कमिटेड है कि ऐसा अमन का माहौल हो। दूसरी बात, दादरी की बात कही आपने, तो दादरी लिंचिंग जैसी चीज़ों को बिल्कुल पार्टी बिल्कुल कंडेम करती है, सरेआम कंडेम करती है, और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल किसी को हक नहीं है कि किसी भी मुसलमान हो या किसी किसी और कौम का हो कि इस तरह से लिंच कर दिया जाए, अगर उसने खाने में कुछ भी खाने की गलती की हो जो कि अनलॉफुल था, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। किसी आम आदमी को, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, उसको अधिकार नहीं है कि किसी को लिंच कर दे। इसके लिए मुखालफत सरकार पूरी तरह से इस पे बिल्कुल कमिटेड है कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का है। हम इसकी पूरी तरह से मुखालफत करते हैं, इसको बिल्कुल सराहते नहीं, और मैं रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने बराबर रिपीटेडली, हमारी सीनियर लीडरशिप ने रिक्वेस्ट किया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कि कड़ी से कड़ी सज़ा दो, चाहे वो किसी अगर हमारे पार्टी का भी होता लेकिन ये उसको। एक अलमिया ज़रूर है कि इसके साथ-साथ आप जो बात बोल रहे हैं कि सरकार ने उसको कंडेम भी किया और तमाम, लेकिन बीजेपी के ही एमपीज़, कई मिनिस्टर्स जो कैबिनेट में शामिल हैं, उनकी तरफ से कई नाज़िबा बयानात भी आए जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, जो इनटॉलरेंस की जो आवाज़ उठी मुल्क में, कहीं ना कहीं से उसको तक़वियत देते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजना और आपके गिरिराज सिंह, इस तरह के लोग जो बयान देते हैं, क्या इससे इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा नहीं होती देखिए, मैं अक़लियतों आपको में? 2-3 चीज़ें बताता हूँ, और हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है इसके बारे में कि कोई एक एमपी या कोई एक पार्टी का आदमी जो मेंबर अगर कुछ कहता है, वो शायद अपना ज़ाती फीलिंग्स या अपने आप को इज़हार करने के एक मीडिया में उन्होंने जो भी कोशिश की होगी, लेकिन आपको एक एक आम इंसान को हमारे जैसे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो पार्टी के बारे में पार्टी की लाइन बताते हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। या कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही या हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो गवर्नमेंट का व्यू है, या हमारे मिनिस्टर्स ने। आप देखिए कि मिनिस्टर्स हों या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या फिर पार्टी के तर्जुमान हों, कौमी तर्जुमान, उन लोगों की बात अगर आप वही पार्टी लाइन है और वही उसी बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लूज़ टॉक्स अगर किसी ने कर दिया आम तो लोग इस बात को नहीं जानते कि कौन पार्टी का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है तो बात वही माननी चाहिए। आम लोग ये देखते हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर है, नहीं, कैबिनेट पार्टी मिनिस्टर्स ने का किसी एक ने किसी ने पार्टी का ऐसी बात। एमपी है, वो बोल रहा है, तो इससे जो तासुर जाता है वो पार्टी के बारे में तासुर जाता है। और इसके अलावा जब इस तरह के बयानात आते हैं तो आम शहरी की तरह मुसलमान भी या जो दूसरे अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हों, सिख हों, तमाम लोग वज़ीर-ए-आज़म की तरफ सबकी निगाह लग जाती है। सबकी उम्मीदें वज़ीर-ए-आज़म से बन जाती हैं कि वो शायद कुछ ऐसे बयानात दें, ऐसे सख्त इक़दाम करें कि इस तरह की बातों पर लगाम लग जाए। तो थोड़ी सी मायूसी वहाँ पर फिर ज़रूर होती है। नहीं, देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा बड़े साफ लफ्ज़ों में कि प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करना कि हर चीज़ के हर छोटी-छोटी बातों के लिए प्राइम मिनिस्टर उस पे बोले, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सही प्लेटफ़ॉर्म पे, सही जगह पे हर वो चीज़ कम्युनिकेट करते हैं और रिले करते हैं जिसकी तवक्का हर कम्युनिटी के मेंबर करते हैं। ये नहीं कि आप कुछ ऐसा हादसा हो तो प्राइम मिनिस्टर उठ के आके बोल दिया, नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सही प्लेटफ़ॉर्म पे सही बातें और सही ऑडियंस को के लिए बराबर उन्होंने किया है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो और कम्युनिटी हो, लेकिन हर कम्युनिटी के, बिकॉज़ उनका जो विज़न है, उसमें विज़न में सिर्फ़ एक ही चीज़ समाती है, वो है कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, इंटीग्रिटी इज़ स्ट्रेंथ। नहीं, ये नहीं है कि भाई अलग-अलग लोग थे, सबका साथ, सबका विकास और को उसको परस्यू करते हैं। दूसरी बात आप ज़िक्र देखिए, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, अगर ऐसा नहीं होता, तो मुसलमानों के लिए सऊदी अरब एक ऐसी जगह है जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है, और वहाँ सऊदी अरब ने जो अपने सिविलियन अवार्ड्स, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो प्रधानमंत्री को दिया है। ये कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई छोटी-सी चीज़ आप स्टेज मैनेज कर लिए, एक अलग मुल्क जिसके लिए जो पूरी दुनिया देखती है उस मुल्क को, इस्लामिक ममालिक उनको देखती हैं। आम उस तौर मुल्क पर ने जी, 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 ये बात प्रधान आपने बहुत अच्छी निकाली। आम तौर पर ये तासुर है जो कम्युनिटी के अंदर बात होती है, उसमें ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब गैर ममालिक में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर रखते हैं, लेकिन जब मुल्क के अंदर मुसलमानों की बात आती है तो वो लबकुशाई करने से परहेज़ करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मायूसी। अगर वो लबकुशाई भी कर दें कुछ मामलात पर, जो उम्मीद करता है मुसलमान, तो कुछ तक़वियत ज़रूर मिलेगी मुसलमानों को। मुसलमान कम से कम मजबूत फ़ील करेगा। जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि मुसलमानों के हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, तो उसको काफ़ी सराहा गया था। उसके बाद भी लोग उसी तरह के अप्रोच की उम्मीद करते हैं देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब से। सबसे बड़ी खालिद साहब प्रॉब्लम हमारे देश में है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री क्या नहीं कहते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो 60 साल 70 साल से, इसलिए कि प्रधानमंत्री की मंशा पूरी दुनिया जानती है कि वो एक एक ऐसे विजन के साथ चल रहे हैं जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी का, आप देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी सरकार आई है 2 साल से, 2 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में 2% का इजाफा हो गया जॉब में, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 2% बढ़ गया, फ्रॉम 6%, 6 पॉइंट कुछ परसेंट से 8 पॉइंट कुछ परसेंट हो गया। ये कोई आम बात तो नहीं है। इतने कम वक्फे में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइट्स जो का परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं, इस पर भी हम बात नहीं, करेंगे। बिल्कुल बढ़ा है। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को हम अपने ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में मज़ीद जारी रखेंगे। ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। हमारी बातचीत हो रही है बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब से। सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब, आप बात कर रहे थे कि
जॉब में जो है मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ा है इस 2 साल के दरमियान। एक छोटा सा एग्जांपल, सबसे बड़ी जॉब जिस पे पूरे हिंदुस्तान की नज़र रहती है वो है यूपीएससी का आईएएस का इम्तहान। जहाँ तक मुझे मालूम, आपने भी वो डेटा, वो आंकड़ा देखा होगा, उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं है। वो आज़ादी के बाद से अब तक जो 3% के इर्द गिर्द जो आंकड़ा घूमता रहा है कामयाबी का मुसलमानों के, वही आंकड़ा इस बार भी है। देखिए खालिद साहब, सबसे बड़ी बात है कि इस बार नंबर 2 जो था, जो सेकंड जो आया है यूपीएससी में, वो एक मुस्लिम था। इससे पहले भी नहीं, मुसलमान टॉप करते नहीं, रहे हैं, नंबर 2 हम पे ये नहीं रहे हैं। कहते कि हमारी वजह से, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि जिस तरह की स्कॉलरशिप हमने शुरू की है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी डेवलपमेंट अफेयर्स जो है, उसने स्कॉलरशिप, जिस तरह का एजुकेशनल असिस्टेंस का प्रोग्राम जो शुरू किया है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने, और जो सरकार की एक कोशिश है कि मुस्लिम समाज से लोग धीरे धीरे पढ़ने की तरफ, जो इस तरह के एजुकेशन में है कि अगर वो दीनी तालीम करते हैं तो दुनियावी तालीम भी साथ में करें। नहीं तो आप देखिए, आप ये बात बताइए कि अगर आप मदरसा में पढ़ते हैं तो आप यूपीएससी कैसे कम्पीट करेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री की सोच थी कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। उसका मैसेज ये है कि दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करना ज़रूरी है अगर आप मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, और इस दिशा में काम कर रही है सरकार बहुत एक्टिवली। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 67 साल से जो पीछे किया गया है, अब 2% का इजाफा अभी हुआ, लेकिन मुझे इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में जो जो रिप्रेजेंटेशन होगा मुसलमानों का जॉब में और अच्छी जगह पे अपने कॉम्पिटेंसी की वजह से जो होगा, वो बढ़ेगा। और उस कॉम्पिटेंसी के बढ़ाने के लिए सरकार हर तरह के वो सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिसमें उसको, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखिए मुसलमानों के लिए ज़रूरत है, देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्रिएशन के लिए। जी। तो जो स्किल्स जो है मुसलमानों के पास जो था, कि चूँकि पिछड़े रहे, स्किल्स था, अब स्किल्स को भी मेन स्ट्रीम में इस तरह से सरकार ने कोशिश की है कि स्किल डेवलपमेंट में कितने मुसलमानों को जोड़ा है, ताकि रोज़गार के, इकोनॉमी के लिए इतनी बैकवर्ड है, पैसे के लिए कमी इतनी ज़्यादा रहती है, अगर उनको किसी तरह का फैमिली को सपोर्ट हो जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए, तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी ज़रूर, जो हमारी सरकार की जो नीति है कि कई एजुकेशन की, उसमें वो समाएँगे तो आगे आने वाली पीढ़ी एक ज़रूर मेरी अच्छा होगा। अपील है कि मुसलमान खुद ब खुद तरक्की का जो मेन स्ट्रीम है तरक्की की, उसमें जुड़ जाएगा। तालीम में भी और माशी तौर पर भी वो कहीं ना कहीं से मजबूत हो जाएगा, अगर सरकार सिर्फ एक काम ये कर दे कि जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो पुश टू द वॉल जिसको कहते हैं, दीवार के हाशिए पर जो धकेल दिया गया है मुसलमान, उसको अगर दूर कर दें तो सबका साथ सबका विकास ज़रूर हो जाएगा। मुल्क तरक्की तभी करेगा। अगर किसी जिस्म का कोई एक आज़ो कमज़ोर हो तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि पूरा जिस्म नहीं, मजबूत आपकी है। बात में बिल्कुल हकीकत है, लेकिन आपको ये 2 चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें। एक तो कि हमारी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो सालों-साल से उनके दिल में है, दिमाग में है, बसी है, क्योंकि उसको इसकी ख़त्म वजह करें। से एजुकेशन और जो उस माशी हालत है, दोनों पर असर पड़ता है। उसको ख़त्म करें। और ये ऐसा नहीं कि स्विच ऑन किया और फ़ैन चलने लगा, ऐसा नहीं। ये 67 सालों में प्लान्ड वे में कांग्रेस ने ऐसा किया है कि मुस्लिम को एक मुस्लिम और एससी, एसटी समाज को एक साइड में रख के वोट बैंक की तरह यूज़ किया। आज देखिए, मुस्लिम समाज अगर कांग्रेस से हट रहा है, तो आप कांग्रेस की हालत क्या हो रही है, वो आप खुद देख रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी खत्म हो जाए। दूसरी बात है, कांग्रेस के बेनिफिशियरी 67 साल से जितने भी लोग रहे हैं, इनटॉलरेंस का देखिए, इलेक्शन आया तो इनटॉलरेंस के लिए पूरे ये अवार्ड वापस कर रहे हैं, वो अवार्ड वापस कर रहे हैं। हकीकत में क्या था कि ये लोग बेनिफिशियरी थे उस सरकार के, इसलिए उन्होंने उनके कहने पे ऐसा किया। इलेक्शन खत्म हुआ तो ये कभी दिखते भी नहीं। अगर ये वाकई नहीं, इंटॉलरेंट ये इल्ज़ाम भी मुझे जायज़ नहीं लगता कि कांग्रेस के कहने पर इतने बड़ी तादाद नहीं, में लोगों ने आप ये तो अवार्ड वापस किया। मैं नहीं, कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अवार्ड इसलिए वापस नहीं किया कि कांग्रेस ने, उनका कांग्रेस से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं नहीं, रहा। बेनिफिशियरी रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर अगर ये मूवमेंट वाकई मूवमेंट में सच्चाई होती, या इसमें अगर कोई भी सच्चाई छुपी होती, तो ये लोग इलेक्शन के बाद और भी ज़्यादा एक्टिव होते। लेकिन चूंकि इनका सिर्फ ये था मकसद कि बिहार के इलेक्शन के टाइम में हम रोड पे दिखें, टीवी पे दिखें, हर जगह दिखें, इस चीज़ को बताते हुए कि हम अवार्ड वापस करें। भाई, इलेक्शन के बाद क्या अवार्ड, और अननो किसी ने पैसे वापस नहीं किए। सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब, हम भी चाहते हैं कि मुल्क में जो इंटॉलरेंस की बात उठी, इंटॉलरेंस पर डिबेट्स हुए, वो डिबेट ना हो। ये अच्छी बात नहीं कि इंटॉलरेंस पर मुल्क में डिबेट हो, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पर बात हो, लेकिन अमली तौर पर यह नज़र आता है, किसी हद तक इसमें सच्चाई ये है कि जब एक मुसलमान किसी दूसरे इलाके में मकान ख़रीदने जाता है या रेंट पर लेने जाता है,
तो उसे आउटराइटली, ये एग्जाम्पल्स हैं, उससे उसको इस सिर्फ नाम सुनकर इनकार कर दिया जाता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने दिल्ली के, नोएडा के और दूसरे शहरों के कई इलाकों में मैंने सोचा कि हम मिलजुल कर एक साथ रहें, तो हमें भी मकान देने से इनकार किया गया। ये बहुत काबिल अफसोस इस मुल्क में, ये हमारा मुल्क है, हम जहाँ चाहें रहें। ये अगर सरकार दूर कर देती है, ये लोगों के अंदर जो जहन में जो सिर्फ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मुसलमानों में नहीं है, ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं से दूसरे यानी गैर मुस्लिमों में भी है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। बात हो सकता ये है बहुत बड़ा इसमें अचीवमेंट होगा अगर सरकार इसमें कामयाबी हासिल कर लेती है तो। मैंने जैसा कहा कि सरकार तो इसी दिशा में काम कर रही है, लेकिन ये इन सब चीज़ों में वक्त ज़रूर लगेगा। अब आपका एक्सपीरियंस वो है, और अगर आप मेरे बारे में देखिए तो मैंने कई घर खरीदे हैं जब अपने ज़िंदगी में, और कोई भी घर ऐसा नहीं है जब अपने मुलाजमत के टाइम जहाँ मैं अकेला मुस्लिम हूँ और मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको हटा के आपके एक्सपीरियंस के नहीं, बारे में बहुत सारे अच्छे लोग हैं समाज में। नहीं ये मुल्क इसलिए सेकुलर, पूरे ये मुल्क सेकुलर, सैयद जफर इस्लाम साहब, ये मुल्क सेकुलर सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं है। बिल्कुल बहुत मैं बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की, हिंदुओं की है, जिसकी वजह से ये मुल्क सेकुलर और इतना मजबूत है। नहीं, मैं आपको दो लेकिन बातें ऐसे कहना चाहता हूँ एग्जाम्पल्स आपको। हैं। हाँ, देखिए, इन सब बातों का कहीं न कहीं एक चीज़ आप लोगों को भी, मतलब हम सारे कम्युनिटी को, मुस्लिम समाज को ध्यान देना चाहिए। उसकी वजह है, आप इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में आपकी सारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन रहती हैं। जी जी। लेकिन आप जब कौमी इलेक्शन होता है, जब, तो आप एक पार्टी को इस तरह से आप बिल्कुल साइडलाइन करके रखना चाहते हैं कि वो पार्टी का कोई भी चाहे कितना भी अच्छा, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज में अच्छे लोग हैं और बाकी दूसरे समाज में अच्छे लोग नहीं? ऐसा नहीं। बहुत टॉलरेंट सोसाइटी हमारी है, और टॉलरेंट सोसाइटी इसलिए है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट है हमसे। वरना आप देखिए कि हमारे लोग वोट भी नहीं देते हैं। आप आसाम में पहली बार ऐसा हुआ है, और हम बहुत खुश हैं इस बात से कि मुस्लिम समाज ने आके वोट दिया बीजेपी को, 16.5% वोट दिया, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक अच्छी सोच थी। इस वजह से मुझे लगता है कि देखिए, पार्टी में हर पार्टी के लिए वोट होना चाहिए। ये जो लेकिन आपकी शिकायत है कि मुसलमान वोट नहीं देता, कुछ ख़ास लोगों को वोट देता है, फिर ये बात वहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से जुड़ नहीं, जाती नहीं, है नहीं, कि हम ये नहीं कह रहे। एक जनरल इम्प्रेशन, एक तासुर चला गया है बिल्कुल नहीं। कि मैं ये कहना जी चाहता जी, हूँ, मैं इसको आपको कि साफ बीजेपी या जो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि संघ परिवार के कुछ लीडरान की तरफ से जो बयानात आते हैं, उससे कहीं ना कहीं से एक तासुर पैदा मैं होता है। बिल्कुल आपको, मैंने बहुत एनालिसिस किया है। मैं जी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एनालिसिस किया, और बूथ बूथ तक एनालिसिस करता हूँ किसी भी, चाहे वो आसाम का इलेक्शन हो या पहले का इलेक्शन हो, मैं बात कर सकता हूँ इस बारे में। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। जी जी। मैं हर चीज़ को बोलूँ कि मैं, आप मुझसे ये करो, मैं मुझसे ये करूँ, लेकिन मैं जब आपके पास जाऊँ तो आप मुझे बिल्कुल अपना पीठ दिखा दें, वो भी गलत है। मुझे इतना ज़रूर कहना चाहिए अपने मुस्लिम भाइयों से, अपनी कम्युनिटी से, कि देखिए, इस मुल्क में हम सब एक साथ हैं, हम सबको बराबर का हक है। तो फिर हम ये बराबर का हक सबके लिए दें, ना कि किसी एक पार्टी के लिए आप बिल्कुल दूसरा नज़रिया रखें और दूसरी पार्टी के लिए बिल्कुल दूसरा नज़रिया। ये कहीं न कहीं गलत, इसमें भी सच्चाई। लेकिन सरकार के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये नहीं देखती कि आपने वोट दिया कि नहीं। सरकार ये देखती है कि उसका दायित्व है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कि हर इंसान जो इस मुल्क का बाशिंदा है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं। चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो। राइट टू एजुकेशन जो है, हर चीज़ का, हर हर लोगों को बराबर का ये होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ मैं कि हमारी कम्युनिटी भी इस तरह के हालात से जूझ के, जो 67 सालों में जूझी है, अगले आने वाले 10-15 साल में, 5 साल में, 7 साल में जैसे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, राइट्स जो है वो कांग्रेस जो कराती रहती थी अपने फ़ायदे के लिए, वो सब बंद होंगे। और इस तरह से सेंस ऑफ, और जो हमारी सरकार जो जो सब इनिशिएटिव लिया, और ख़ास के हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स क्या ही मिनिस्टर, खूब होगा और क्या ही बेहतर होगा कि गुज़श्ता 67 सालों की बात न करके आगे जो वक्त बचा है या जो वक्त गुजरा इस सरकार में, उसमें कुछ अच्छी बिल्कुल। बात, अच्छे पॉजिटिव काम तो मैं ज़्यादा किया जाता मैं आपको 2-3 चीज़, बनिस्बत पुरानी बातों को रेफ़र करने के। नहीं, मैं इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ कि देखिए, मैं खुद उस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ, आप भी बिलॉन्ग करते हैं। हम जानते हैं, और अच्छे से जानते हैं कि हमें वोट बैंक की तरह यूज़ करके घेटोइज़्म के आज से नहीं हुआ ना, ये तो हुआ है, और आज हम उसका आज विक्टिम हैं उसके। इससे निकलने के लिए टाइम तो लगेगा, और टाइम लगेगा सिर्फ यही सरकार कर सकती है, इसलिए
कि ये सरकार की फीलिंग्स ये नहीं है कि एक, जैसा आपने कहा कि अगर बदन का एक हिस्सा अगर कमज़ोर है तो उसको छोड़ दो। हमारे प्रधानमंत्री का ये विज़न है कि जो हिस्सा कमज़ोर है उसको इतना स्ट्रेंथन करो ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में और कंट्रीब्यूट करे। इसलिए उन्होंने जो भी स्कीम लगाई है कि अगर आज आज अगर एक मुस्लिम समाज में जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं स्किल कि सेट वज़ीर है तो आज़म का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, और जब तक सबका विकास नहीं होगा, मुल्क, अगर हम जो ख्वाब देखते हैं कि मुल्क सुपर पावर बने, तो यकीनी तौर पर अगर मुल्क का 18 से 20% हिस्सा कमज़ोर होगा तो मुल्क सुपर पावर नहीं बनेगा। और हम अपील करते हैं इस सरकार से कि बाकी बचे जो 3 साल हैं उसमें अगर मुल्क में जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का एहसास है मुसलमानों के अंदर, वो जो फीलिंग है उसको अगर दूर करने में सरकार कामयाबी हासिल कर ले तो मुसलमान माशी तौर पर भी तरक्की कर लेगा, मुसलमान तालीमी तौर पर भी तरक्की कर लेगा। मैं यही एक हम एक जी, एक जी, एक चीज़ आपसे सिर्फ कहना चाहूँगा, जी। और ये मैं एड्रेस कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को, सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी को। देखिए, होता क्या है, अगर आपको एक मिसाल के तौर पे देता हूँ कि अगर ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पे आती है, आप प्लेटफ़ॉर्म पे अगर खड़े रहे, तो आप कभी नहीं ट्रेन पे जो अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे। लेकिन अगर प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े ना रह के आप ट्रेन में किसी तरह भी अंदर घुस गए, तो चाहे वो क्लास कोई भी हो, आज आप शायद आपके स्किल सेट के हिसाब से हो सकता है आप फर्स्ट क्लास में भी बैठ सकते हैं और थर्ड क्लास में बैठ सकते हैं या जनरल कंपार्टमेंट में, लेकिन आपको बैठना ज़रूर है। मैं हर मुसलमान यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वक्त, ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें हवाओं में उड़ने का टाइम है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मत लूज़ करो। सरकार के साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में, सरकार जो आपके मुस्तकबिल के बारे यानी में उस सोच ट्रेन रही में है, सवार हो जाए मुसलमान या और मुस्लिम नौजवान तो आगे तरक्की बढ़ो, करेगा। मेन स्ट्रीम में आओ, और दीन दुनिया दोनों, हम ये नहीं कह रहे कि दीन से अलग होके दुनियावी जी, तौर जी। पे, दीन दुनिया दोनों के ख्याल रखते हुए मेन स्ट्रीम में जुड़ो, कौम की भी क़यादत करो जी। और कम्युनिटी की भी। और आप जो अपील कर रहे हैं हम भी चाहेंगे कि वही करें मुसलमान, मुस्लिम नौजवान, और सरकार इस बचे हुए 3 साल में ये इंश्योर करे कि वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर देगी, तमाम तरक्की हो जाएगी मुसलमान की। बहुत शुक्रिया सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब, हमारे खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में अभी बस इतना ही। अब खालिद रज़ा को दीजिए इजाज़त, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।